ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। लीगल हेल्पलाइन देख रहे हैं आप और आज के विषय पर जानकारी हमें दे रहे हैं परमानंद पांडे जी। सर, अभी आपने ब्रेक से पहले बताया था कि अगर कोई भी मकान मालिक अपने घर में देह व्यापार करवाता है तो उसके खिलाफ क्या कुछ कानूनी सजा हो सकती है, लेकिन ये बताइए कि अक्सर हमने देखा भी है कि शहरों में हम अक्सर देखते हैं कि लोग किराए के मकान पर रहते हैं, मकान मालिक कहीं घर से दूर रहते हैं और ऐसे में बहुत सारे लोग देह व्यापार का जो धंधा है वो कराते हैं। तो क्या ऐसे में मकान मालिक को भी गिरफ्तार किया जा सकता है? ऐसा है कि मकान मालिक मान लीजिए दिल्ली में या नोएडा में या कहीं भी उसका मकान है और वो चला गया, बम्बई चला गया या दुबई चला गया, कहीं और काम करने लगा, तो जिसने उसको किराए पर लेकर के उसका दुरुपयोग किया है तो जाहिर है कि वो मकान मालिक उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो कानून में तो वही व्यक्ति जिम्मेदार है जो उसको किराए पर लिया है और जो उसका दुरुपयोग करता है। तो उसके लिए कानून यही कहता है कि मकान मालिक इसमें नहीं पकड़ा जाएगा। मकान मालिक को तब पकड़ा जाएगा जब उसकी उपस्थिति में ये काम हो रहा है, लेकिन अगर उसकी उपस्थिति में ये कार्य नहीं हो रहा है तो वो मकान मालिक नहीं पकड़ा जाएगा, बल्कि वो किराएदार पकड़ा जाएगा जिनका काम करा रहा है। तो ये चकला घर या वेश्यावृत्ति कराने वाला व्यक्ति वो जिम्मेदार है जिसने उसको मकान किराए पर लिया है, न कि मकान मालिक। इसीलिए मकान मालिक को इसमें नहीं पकड़ा जाता है। जी सर, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, अधिनियम वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित करता है। ये परिवार के सदस्यों पर भी लागू होता है, इसके बारे में विस्तार से बताएं। पर लागू होता है, निश्चित तौर पर लागू होता है। परिवार के लोग भी इस चीज होता है। आप इस चीज को मालूम होना चाहिए कि राजस्थान में कई ऐसी जातियां नहीं हैं जो वेश्यावृत्ति को बहुत प्रचलित देते रहे हैं और अखबारों में पढ़ा हुआ ये तो सामान्य सी बात है। अखबारों में बात है। कई जगहों पर तो इसको धार्मिक चीजों से जोड़ दिया गया है। जैसे कर्नाटक में देवदासी प्रथा है। अपने घर की पहली लड़की को वो कई लोग ऐसे हैं जो ले जा करके मंदिरों में सौंप आते हैं और कहते हैं वो देवदासी है, माने देव की ईश्वर की दासी के रूप में है, लेकिन वो वास्तविकता ये होती है कि उनसे वेश्यावृत्ति कराई जाती है। ऐसी स्थिति में देखा गया है कि मंदिर का पुजारी भी उसके लिए उतना जिम्मेदार है या मंदिर के रहने वाला या और जो घर के लोग हैं जो काम करा रहे हैं लड़कियों के साथ, तो वो निश्चित जिम्मेदार है और वो उतने ही दंड के भागी हैं जितना कि चकलाघाट जलाने वाला व्यक्ति भागी है। इतना कि वो दंड का अधिकारी है उतने ही दंड के अधिकारी ये लोग भी हैं और ये दंडित भी किए जाते हैं। इन लोगों के खिलाफ सजा भी इनको दी मिलती है और इनके खिलाफ आर्थिक दंड भी दिया है। जी ये लोग बच जाते हैं। सर, कई सारे सवाल हैं, आपसे समझना चाहेंगे नाबालिग बच्चियों को लेकर भी। नाबालिगों से देह व्यापार करवाने पर क्या कुछ सजा के प्रावधान होते हैं, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे मेन चीज तो आपने भी अपने भूमिका में बताया था कि 2 एडल्ट लोग जो अगर वयस्क लोग अगर उस चीज को सहमति से करते हैं तो उसको अपराध नहीं माना जाता है। लेकिन आप इस चीज को सोचिए कि एक छोटी सी नन्ही सी बालिका है, माइनर गर्ल है, 15 से 16 साल की, अगर उसके साथ ये दुर्व्यवहार किया जाता है तो निश्चित तौर पर वो अपने मन से नहीं करती, उसको इस पेशे में धकेला जाता है और धकेलने वाले कई लोग सीड्यूस करते हैं उसको और ले आके रख देते हैं और फिर उनको रख। आपने कई बार इस ढंग की खबरें पढ़ी होगी कि कई विदेशी लोग आते हैं और वो हैदराबाद से या मुंबई से या तमाम जगहों से ऐसी लड़कियों को ले जाते हैं और उनको खरीदते हैं, पैसा देते हैं, खरीद करके ले जाते हैं, फिर उनको यौन कर्म में लिप्त कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए और होती भी है। इसीलिए कहा गया है ना कि हमारे यहाँ वेश्यावृत्ति अवैध नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जो वेश्यावृत्ति कराते हैं, वेश्यावृत्ति में ढकेलते हैं, विशेष करके ऐसी लड़कियों को जिनकी उम्र बहुत कम होती है, उनके लिए बहुत ही सख्त कानून के प्रावधान है और ऐसे लोगों को कम से कम 3 से 7 साल तक की सजा दी जाती है। ये कानून में रखा गया है, ये कानून का प्रावधान है। जी सर, अधिनियम वेश्यावृत्ति को दंडित करता है जब इसे सार्वजनिक स्थानों पर या उसके आसपास किया जाता है। सार्वजनिक स्थानों में कोई भी घनी आबादी वाला क्षेत्र, छात्रावास, सार्वजनिक धार्मिक पूजा, शैक्षिक संस्थान शामिल हैं। इस प्रावधान के बारे में भी जानकारी दें। देखिए, ये प्रावधान तो है
कि मान लीजिए कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, उसके या घनी आबादी वाला क्षेत्र है जिसमें जो एक शेड्यूल करने का काम हो रहा है या सॉलिसिटिंग का काम हो रहा है, अपने ग्राहकों को बुलाने का काम हो रहा है, तो अगर इस ढंग की स्थिति आती है तो कानून उसको कहता है कि ये वर्जित है और इस पर दंड का अधिकार मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि ये कई काम जो है ये पुलिस की मिलीभगत से होते हैं, लोगों की मिलीभगत से होते हैं और इस ढंग के काम चलते रहते हैं और लोग इस पर बहुत ज्यादा उंगली नहीं उठा पाते। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? जागरूकता जरूरी है। अगर घनी आबादी वाले इलाके में काम हो रहा है, ऐसे क्षेत्रों में काम हो रहा है और इसके कारण कितनी बीमारियां फैल जा रही हैं, लोगों को ये भी देखना होगा। तो इस नाते सरकार का काम होता है कि इस चीज को देखे कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में ये चीज न फैलने पाए और लोगों को जागरूक बनाया जाए कि जिसके कारण ये बीमारी न फैले। और देखिए बहुत जगहों पर ऐसा है, एड्स की बीमारी जो है वो इसी कारण हो जाती है क्योंकि इसमें सुरक्षा नहीं अपनाते हैं और सफाई नहीं होती है। मतलब जो अपने परिवार के लोग के भी अगर इस ढंग का काम करवाते हैं तो वो उनके साथ उस ढंग की सफाई नहीं हो पाती है, जिसके कारण वहां पर फैल जाता है। तो सरकार का ये दायित्व होता है कि इस चीज को देखे कि रेगुलेट करे। अगर मान लीजिए विषय हो रही है तो ऐसी जगहों पर कतई न होने दिया जाए जहाँ पर जैसे स्कूल है, कॉलेज है, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं या धार्मिक केंद्र हैं, ऐसी जगहों पर इसको न होने दिया जाए, इसका कड़ाई से पालन किया जाए। लेकिन जिन जगहों पर अगर कंसेंसुअल सेक्स की स्थिति आ जाती है, प्रोस्टिट्यूशन इस ढंग का हो रहा है, तो वहां पर इस चीज का ध्यान रखा जाए कि उन महिलाओं की पूरी तरह से मेडिकल चेकअप हो जाए उनके बारे में। जैसे हालैंड में हर वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को 6 महीने के भीतर सरकारी तौर पर अगर उसकी जांच होती है और वो देखा जाता है कि वो अगर स्थिति ठीक है तो उसको अनुमति दी जाती है, वरना उसको रिटायर कर दिया जाता है और सरकार का दायित्व होता है कि उसका भोजन और उसका भरण पोषण की व्यवस्था कराए। इस ढंग का काम होना चाहिए। तो ये एक ऐसा कार्य है जिसके लिए सरकार को आप समझिए कि जिसके लिए खर्च करने में कोई गलत बात नहीं है। ऐसी महिलाएं मजबूरी में आती हैं और उनके खिलाफ इस ढंग का पुलिस का दमन बंद करके कम से कम ऐसे ढंग से सामान्य मानवीय संवेदना के आधार पर उनको रखा जाए और उनकी व्यापक सुरक्षा, व्यापक चिकित्सा इत्यादि की व्यवस्था की जाए। जी, सरकार के दायित्व के बारे में आपने यहाँ पर समझाया, लेकिन सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कैसे कानून रेड लाइट क्षेत्रों में रहने वाले यौन कर्मियों को पुलिस कार्रवाई के प्रति संवेदनशील बनाता है, इसको भी समझेंगे आपसे। देखिए रेड लाइट एरिया में जैसे पुलिस की स्थिति आ जाती है कि लोगों की निगाह ही बदल जाती है। जो लोग जिस इलाके में बहुत सारे कमर्शियल एक्टिविटीज होती है, कई अच्छे लोग उस इलाके में जाना भी नहीं चाहते हैं। तो कोई सोचते हैं कि पुलिस या तो हमको पुलिस पकड़ लेगी तो हमसे रुपए कुछ लेगी और फिर हमको छोड़ेगी, या कई लोग कहते हैं कि नहीं इस ढंग का अगर उस इलाके में देख लिए गए तो हमारे। तो ये इसके साथ एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, एक ऐसा एक धब्बा जुड़ा हुआ है बदनुमा, जिसको कहते हैं कि कोई भी रेड लाइट एरिया में जाता है तो उसके खिलाफ लोग ये बात बना लेते हैं कि निश्चित तौर पर ये व्यक्ति जो है गलत है। लेकिन आप देखिए कि उस इलाके में रहने वाले एक महिला के कमरे में 50-50 महिलाएं जो है एक टॉयलेट का प्रयोग करते हैं, तो किस ढंग की सफाई की जाती है? नहीं की जा सकती। तो पुलिस का काम ये है कि कम से कम उस एरिया को देखे और देख करके इस ढंग को सुनिश्चित कराए कि कम से कम उसका दोहन होने पाए और ऐसी स्थिति हो कि महिलाएं परेशान न हो। बच्चे अगर हो जाते हैं उनके, तो बच्चे हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का तो नियम है कि वो चाहे वेश्या के बच्चे हों फिर भी उनको उनकी माँ से नहीं अलग किया जा सकता है, क्योंकि उसमें बच्चे का क्या दोष है और माँ का क्या दोष है। तो इस ढंग से पुलिस को सेंसिटिवाइज करने की जरूरत है। पुलिस अगर संवेदनशील होगी तभी इस चीज पर अच्छा विचार पाएगा, वरना कानून कितना भी कठिन और अच्छा बना दिया जाए, जब तक कानून का सही ढंग से पालन नहीं हुआ तब तक वो उसका विचार ठीक से लोग। अपने इस लोकप्रिय कार्यक्रम में हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम आपको वेश्यावृत्ति से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी देंगे। भारत में वेश्यावृत्ति कानूनी तौर पर जुर्म नहीं है, लेकिन इसके लिए किसी को फोर्स करना और सार्वजनिक वेश्यावृत्ति करना गैर कानूनी है।
भारत में पैसे के बदले देह व्यापार करने में कोई कानूनी व्यवधान नहीं है। हाँ, इसके लिए कुछ शर्तें जरूर हैं। अव्वल तो यह है कि इसमें केवल 2 वयस्क लोग सहमति से शामिल हों। इसके अतिरिक्त भी कई और शर्तें हैं। इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के मुताबिक चकला घर वैश्यालय चलाना अपराध है। इसकी परिभाषा में हर वो घर, कमरा या जगह आती है जिसका इस्तेमाल वेश्यावृत्ति के लिए किया जाता है। वहीं इस कानून के सेक्शन 4 के मुताबिक किसी का वेश्या की कमाई पर जिंदगी बसर करना भी अपराध है। अदालतों ने हर समय कोशिश की है कि इन वर्कर्स को एक नागरिक का हक मिले और उनका शोषण ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि वेश्यावृत्ति भी एक पेशा है। ऐसे में अपनी मर्जी से पेशा अपनाने वाले इन वर्कर्स को सम्मानीय जीवन जीने का हक है। इसलिए पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना करे। कुछ देशों ने वेश्यावृत्ति पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है, जबकि अन्य देशों में वेश्यावृत्ति लीगल है। यौन कर्मियों को स्वास्थ्य और सामाजिक लाभ दिया जाता है। तो ये थी कुछ बुनियादी जानकारी। विस्तार में जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ परमानंद पांडे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो परमानंद पांडे जी, आज इस विषय पर आपको जानकारी देने वाले हैं। ऐसे में अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कॉल करके राय ले सकते हैं। आज के विषय पर कानूनी राय के लिए 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, 0120612797। एक और नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 0120612798। और इसके साथ ही मुफ्त कानूनी सलाह के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, इस विषय पर परमानंद पांडे जी हमें जानकारी देंगे, लेकिन अगर कोई भी आपका इससे अलग सवाल है तो आप कार्यक्रम के बाद इस नंबर पर डायल कर सकते हैं और मुफ्त कानूनी सलाह के लिए कॉल कर सकते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि भारत में वेश्यावृत्ति कानून क्या है? क्या कानून वेश्यावृत्ति पर ही अस्पष्ट है? क्या वेश्यावृत्ति वैध है? देखिए, वेश्यावृत्ति वैध है उस हद तक जब 2 वयस्क लोग जो है इसके लिए तैयार होते हैं। लेकिन वेश्यावृत्ति ऐसा नहीं है कि आप भीड़ भाड़ वाले स्थान पर या घनी आबादी वाले क्षेत्रों कोई वेश्यावृत्ति का कायम करने लगे तो वहां पर इसको अवैध माना जाता है। वेश्यावृत्ति पर इस चीज को ध्यान रखने से पहले ये जरूरी चीज है, ये समझ लेना कि वेश्यावृत्ति अनाद काल से चलता है। आज की कोई समस्या नहीं है, अनाद काल से। वास्तव में कई बार तो ये कहा गया है कि ये वेश्यावृत्ति का व्यवसाय जो है ये उतना पुराना है जितना कि मानवता, ये मानवता के समय से ह्यूमैनिटी जितना दिन पुरानी हो वेश्यावृत्ति का। दुनिया के तमाम देशों में इसको लेकर के आंदोलन हुए हैं और भारत में भी आंदोलन। भारत में भी इस चीज को कहा गया है कि अगर वेश्यावृत्ति रोकी नहीं जा सकती है तो कम से कम इसको रेगुलेट तो किया जा सकता है, इसका नियमन तो किया जाना चाहिए। तो वास्तव में रोका तो नहीं गया है, वेश्यावृत्ति को रोका भी नहीं गया है। वेश्यावृत्ति को एक तरह का वैध पेशा बनाया गया है। इस नाते आप देखते होंगे कि प्रोस्टिट्यूट्स के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, सेक्स वर्कर्स, यानी वो भी एक वर्क, उसमें कहते हैं कि ये उनका पेशा है और काम करते हैं। तो इसलिए उसमें हर पेशे में जैसे कुछ नियम कानून कायदे होते हैं वैसे भी सेक्स वर्कर के लिए भी कुछ कायदे होते हैं, उनका पालन किया जाना चाहिए जी। समय समय पर ऐसी गाइडलाइन और सबसे जरूरी गाइडलाइन तो 1956 बनी थी, बाद में उसको मुक्त करके लास्ट में अभी बात आई है कि वो प्रिवेंशन, जो इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट है IPTA, इसमें तहत है कि इमोरल जो है अवैध इसका कोई ट्रैफिकिंग नहीं की जाती, बच्चों के प्रति ये नहीं कहा जाना चाहिए। पहले तो ये व्यवसाय जो है केवल महिलाओं से जुड़ा होता था, लेकिन आजकल देखने में आता है पुरुष भी वेश्यावृत्ति में शामिल हो चुके हैं। और पुरुष वेश्यावृत्ति जिनको कि आप जिगोलो वर्ड का कहते हैं कि जिगोलो भी बड़े बड़े शब्द हैं जो पुरुष वेश्यावृत्ति करते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से अवैध नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि इस पर बहुत कड़े नियम जिसका पूरी तरह से पालन करना
जी सर, इनकी सुरक्षा को लेकर भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या यौन कर्मियों की सुरक्षा का कोई अधिकार इनको उपलब्ध है? जी, यौन कर्मियों को पूरी तरह से सुरक्षा का अधिकार उपलब्ध है। वास्तव में संविधान की धारा 21 इस चीज को है कि जैसे हर व्यक्ति को डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है, वैसे ही यौन कर्मियों को भी डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है। लेकिन ये कहना आसान है और ये अमन में ले आना, वास्तविकता यह है कि पुलिस की निर्भरता, पुलिस की निशंसता, पुलिस की आप की ऐसी अकर्मण्यता भी उसके साथ है, जिसके कारण तमाम को तमाम तरह के का दुख झेलना पड़ता है, परेशानी झेलनी पड़ती है और उनको कोई सुरक्षा नहीं दिया। कोई भी यौनाचार में कोई भी यौनाचार तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन मान लीजिए सेक्स के वर्ग में काम कोई महिला या हो, तो अगर वो पुलिस के पास, पुलिस उसको संदेह के नजरों से देखती है, ना कि उसके प्रति संवेदना की दृष्टि से देखे और कहे कि उसको पूरी तरह से सुरक्षा चाहिए। तो आम तौर पर तो ये होता है कि वो अगर कोई शिकायत की जाती है तो पुलिस वाले उसको मान के चलते हैं कि अरे ये तो एक शिकायत क्या है, कुछ आपको कुछ दिन पहले की घटना है कि दिल्ली के अखबारों में इस चीज कि किसी ग्राहक ने कुछ महिला को कुछ नकली नोट दे दिए और नकली नोट देने के चले गए तो वो लेके गए सामान, जब उसने सामान खरीदने की तो वो नकली नोट मिला था जो समझ नहीं पा रहे थे। सामान्य तौर पर ये शिक्षित उच्च वर्गीय महिलाएं होती तो दीजिए, लेकिन ये निम्न वर्गीय, तो इनका ये गई लेकर के और उसमें देने लगी तो पुलिस आके तो नोटों का धंधा करती है। तो आप उस सुरक्षा देने के बजाय महिला को कि उसके साथ उसका दोहन हुआ है, उसका शोषण हुआ है, पुलिस ने उसको दूसरे धाराओं में बंद किया और जेल और 6 महीने तक जेल, क्योंकि वो कहा गया को फेक करेंसी तो पीड़ा को। तो ऐसी स्थितियां हैं, उनको अच्छे ढंग से नहीं करती, समाज में भी उनको अच्छे ढंग से नहीं देखा जाता है। हालांकि वो इसका भी है कि कुछ लोग अच्छे ढंग से करते हैं, कुछ लोग सही ढंग से, क्योंकि हर वेश्या के रिश्ते के पीछे आपको मजबूरी का अर्थशास्त्र कर दिया जाता है। कहा जाता है कि नहीं, गरीबी के कारण, अशिक्षा के कारण हमको जबरदस्ती ढकेल दिया गया इस विषय में। जाहिर हुए कि कई बार अशिक्षा न भी हो, कई बार मजबूरी न भी हो, कई बार मजबूरी का अर्थशास्त्र न हो, तब भी बहुत सारे महिलाएं या पुरुष इस पेशे में आते हैं और तो भी उनको सुरक्षा नहीं मिल पाती है, पुलिस की निशंसता बनी रहती है। लिहाजा ये जरूरी है कि इस कानून को कड़ाई से पालन किया जाए और उनको पूरी सुरक्षा दी जाए, जैसा कि संविधान सबका अधिकार है। जी, ये तो यहाँ पर बात हुई सर सुरक्षा को लेकर, कई और चीजें हैं जिनको हम आपसे समझना चाहेंगे। अधिनियम वैश्यालय रखने या परिसर को वैश्यालय के रूप में उपयोग करने की अनुमति देने पर क्या दंड का प्रावधान करता है, यानी कि वैश्यालय चलाने वालों पर क्या प्रावधान है? जी, सबसे बहुत अच्छा सवाल है कि वेश्यालय चलाने वाले पर, देखिए वेश्यालय के बारे में, वेश्यावृत्ति के बारे में तो ये कहा गया है कि जो दो एडल्ट लोग हैं अगर वो कंसेंसुअल सेक्स करते हैं, दोनों के बीच में कंसेंट होता है, तो उसमें कहीं कानून आड़े नहीं आता और दोनों को मनमत। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसको आय का साधन बना लेता है और किराए का मकान ले करके या तो उसका मकान का खुद का है और उसमें 2-4 लड़कियों को रख करके और इस ढंग का धंधा करने लगता है, तो निश्चित तौर पर ये एक दंडनीय अपराध माना जाता है और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। कानून में उसको पेनल्टी भी है और उसको जेल की सजा भी है, कम से कम 2 वर्ष की जेल की सजा दी जाती है। अगर वो अल्पवयस्क लड़की है तो अगर ऐसी स्थिति में वो पकड़ा जाता है व्यक्ति, तो 3 से लेकर के 7 वर्ष तक सजा होती है। तो ये तो है कि अगर वो कोई व्यक्ति अपने घर में कानूनी चलाता है तो निश्चित तौर पर ये एक अपराध है और अपराध की श्रेणी में आने के कारण पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करती है और वह व्यक्ति दंडित होता है, वो जेल की सजा भी पाता है। हालांकि इस चीज को साफ रखा गया है कि महिला को कम से कम इस चीज से वंचित न किया जाए कि उसको पब्लिसिटी दे करके उसके और बेइज्जती की जाए। इसी नाते बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी हैं
वो आपने बुद्धदेव कुसमारकर के मामले में, बुद्धदेव कुसमारकर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा है कि नहीं, महिला को सुरक्षा दी जानी चाहिए और महिला की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जानी चाहिए, उसका पता नहीं बताया जाना चाहिए, उसका चेहरा नहीं दिखाया जाना चाहिए, उसके बारे में कुछ छापा नहीं जाना। लेकिन ये तो निश्चित है कि कोई व्यक्ति अगर अपने घर में चकला घर चलाता है या वेश्यालय चलाता है तो वह व्यक्ति दंड का पात्र। जी सर, कई और सवाल हैं जिनको हम आपसे समझना चाहेंगे, लेकिन हमें यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा फिलहाल। तो फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।